उन्होंने कहा इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, हर खाते में 15 लाख पहुंचा देंगे। झूठ बोला देश के लोगों से। उन्होंने कहा कि हम फसल का दाम दोगुना कर देंगे। झूठ बोला देश के लोगों से। पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। झूठ बोला देश के लोगों। तो वो एक झूठ बोलने वाली पार्टी है, इसलिए उनको हर चीज में वही दिखेगा। फ्री बिजली की योजना, फ्री पानी की योजना, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, मोहल्ला क्लिनिक, फरिश्ते स्कीम, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मुझे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है। हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो। नमस्कार, पंजाब केसरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी। संजय सिंह की बुलंद आवाज़ हमेशा आपको अक्सर टीवी पे वायरल वीडियोस में दिखाई देती होगी। तो संजय सिंह जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। संजय सिंह जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी जो चुनाव एकदम नज़दीक आ गया है, तो आप अपनी 10 साल की जो सफलताएं हैं वो काम गिनाएंगे या केंद्र सरकार की नाकामियों को दिखाएंगे? नहीं, हम तो एक ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान की जिसके नेता केजरीवाल जी जब 2020 के चुनाव में गए तो उन्होंने कहा कि काम किया है तभी वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। ये साहस उसी व्यक्ति के अंदर आ सकता है जो वास्तव में जमीन पे काम किए हो। और हम काम के आधार पर ही वोट मांगेंगे। फ्री बिजली की योजना, फ्री पानी की योजना, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, मोहल्ला क्लिनिक, फरिश्ते स्कीम, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री। ये 6 रेवड़ियाँ जिसकी चर्चा हम लोग रेवड़ी की चर्चा के दौरान कर रहे हैं, और उसमें 2-3 और महत्वपूर्ण घोषणाएं हमने की है अगले बार के लिए, जिसमें 2100 रुपये हर महिला के खाते में हर महीने जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, संजीवनी योजना। एक बुजुर्ग आदमी 60 साल के बाद पूरी जिंदगी वो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, अपने परिवार को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। उसका बेटा जब नौकरी पा जाता है तो कई बार अपने बाप को भूल जाता है, उसकी बहू भूल जाती है, उसका परिवार भूल जाता है। और उस वक्त जब वो जाता है कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कर लीजिए, तो कोई कंपनी तैयार भी नहीं होती हेल्थ इंश्योरेंस करने के लिए। उसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी लेंगे, आम आदमी पार्टी लेगी, हमारी सरकार लेगी। हमने कहा 60 साल के ऊपर के सारे बुजुर्गों का इलाज, वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, पूरा का पूरा खर्चा दिल्ली की सरकार उठाएगी। ये बहुत बड़ी घोषणा है। तो मैं समझता हूँ कि इसके आधार पे जनता इस बार जमकर वोट देगी। 2100 रुपये हर महीने महिला के खाते में, ये बहुत बड़ी घोषणा है। तो ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। भाजपा का कहना है कि जो आपने जो 2100 रुपये वाली योजना जो यहाँ लागू की करने की बात कर रहे हैं, पंजाब में कर रखी है, अभी तक किसी को मिला नहीं मिला। अरे पंजाब में हम 300 यूनिट बिजली फ्री की योजना लागू कर चुके हैं। पंजाब में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। पंजाब में हमने शानदार स्कूल बनाए हैं। पंजाब में नहरों के अंदर 30-30 साल से जहां पानी नहीं आ रहा था, पानी पहुंचने लगा है। पंजाब में जो बिजली की कटौती होती है वो कम हुई। हमने पंचायत का चुनाव 90% जीता। 90% सीटों पे पंचायत के चुनाव में हम जीते। लगभग 80% सीटों पे हम नगर निकाय के चुनाव में जीते। बाय इलेक्शन एक जगह पहले जालंधर हुआ, वो हम जीते। फिर 4 जगहों पे हुआ, 4 में से 3 हम जीते। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर लगातार बढ़ रही है। लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी के अंदर मजबूत हो रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा काम। और ये 1000 रुपये की जो घोषणा है वो भी हम लागू करेंगे। लोग जानते हैं कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो वादे से ज़्यादा काम करके दिखाती। पंजाब में हमने लगभग 50,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। तो ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। अभी सर इलेक्शन का जो टाइम चल रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी ही ऐसी पहली पार्टी है जिसने अपने सारे
कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने बहुत सारे जो उनके विधायक थे उनके टिकट काट दिए, कुछ जो बड़े चेहरे थे उनके टिकट जो है चेंज कर दी उनकी विधानसभा। तो ऐसा क्यों किया? क्या एंटी इनकम्बेंसी का डर है आम देखिए, आदमी हर पार्टी को? चुनाव में पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी कुछ ना कुछ बदलती है। हमने भी इस बार बदले हैं। पिछली बार भी हमने चुनाव में कुछ कैंडिडेट्स को बदला था, इस बार भी बदला है। कुछ लोग तो ऐसे थे जो सीट ही खाली थी हमारी, जो छोड़ के चले गए थे बीच में, चाहे वो नजफगढ़ की हो या पटेल नगर की हो, तो 2-3 लोग छोड़ के गए भी थे, सीमापुरी की हो। तो ऐसा इस बार जो इलेक्शन में जो आप लोगों ने आपका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है 2100 रुपये पर जो प्रति सम्मान योजना, जो महिला की सम्मान योजना, बीजेपी का कहना है कि साहब जो इन्होंने कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से तो ये लीगल ही नहीं हो सकता, और ऐसे बजट ही कहाँ है, देंगे कहाँ बजट से? नहीं है। और ऐसे ही संजीवनी योजना को लेकर कह रहे हैं कि हमारी आयुष्मान योजना तो इन्होंने लागू की नहीं, जब लेकिन अब अपनी संजीवनी योजना को उस पे दोनों पे बता रहा हूँ, दोनों बता रहा हूँ। देखिए क्या है, एक ऐसी पार्टी है इस देश में जो हमेशा झूठ बोलने का काम करती है, जिनका नाम भारतीय जनता पार्टी से बदल के मैंने भारतीय झूठा पार्टी रख दिया है। जिन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, क्या 22 करोड़ नौकरी इस देश के नौजवानों को मिल गई? नहीं मिली, झूठ बोला। उन्होंने कहा इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, हर खाते में 15 लाख पहुंचा देंगे, झूठ बोला देश के लोगों से। उन्होंने कहा कि हम फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, झूठ बोला देश के लोगों से। पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, झूठ बोला देश के लोग। तो वो एक झूठ बोलने वाली पार्टी है, इसलिए उनको हर चीज में वही दिखेगा। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है। केजरीवाल जी वो नेता है जो वादे से ज्यादा काम करके दिखाते हैं। हमने बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। और याद कीजिए, जब जब हम ये फ्री की योजनाएं लागू कर रहे थे, हमेशा बीजेपी यही सवाल उठा रही थी, बजट कहां से आएगा, दिल्ली की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को तो ये डुबा देंगे। हमने सब कुछ फ्री करने के बावजूद दिल्ली में मुनाफे का बजट दिया, 10 साल में कभी घाटे का बजट नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2 बात आपने जो कही, ये 2100 रुपए की योजना और संजीवनी योजना, ये हमारी अगली सरकार की सबसे बड़ी घोषणा है जो लागू करेंगे हम। और ये दिल्ली के लोगों को यकीन है, भरोसा है, हम उस काम को करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं उसके ऊपर दिल्ली की जनता पूरा यकीन करती है, भरोसा करती है, तो इसलिए उसको करके करना ही करना है हमें, कहीं कोई इधर उधर बात नहीं। जो पिछली सरकारें थी आपके आने से पहले कांग्रेस की सरकार रही, उनके बीच में और कभी जो उपराज्यपाल है हमारे माननीय, उनके बीच में अब कभी ऐसा कोई तकरार देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई, एलजी साहब के बीच में और आम आदमी पार्टी के बीच में काफ़ी जो तकरार आती हैं सामने, बहुत सा लगभग हर मसले पर ही उनके और आपके मतभेद आमने सामने होते हैं। देखिए, पहले की सरकारों में अब की सरकारों में एक फर्क भी है। तब ज्यादातर समय ऐसा रहा कि भाई केंद्र में भी वही सरकार रही, राज्य में भी वही सरकार रही। लेकिन अभी क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, खास तौर से मोदी जी की सरकार में, कि हर काम में उनको अड़ंगा लगाना है। डोर टू डोर राशन पहुंचाना है, अड़ंगा लगाओ। मोहल्ला क्लिनिक बनाना है, अड़ंगा लगाओ। सीसीटीवी कैमरे लगवाना है, अड़ंगा लगाओ। तो ये अड़ंगा लगाने के लिए केंद्र सरकार बैठी हुई है आज की तारीख में। अच्छा। पिछले 10 वर्षों में आप याद कीजिए ना, हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, 2 बार हमारे पक्ष में फैसला आया। एक बार 3 जजों का फैसला आया, फिर 5 जजों का फैसला आया। उसमें कहा गया कि स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी ये कहती है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन 8 दिन के अंदर ऑर्डिनेंस के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को बदल दिया गया। तो जब इतनी दुर्भावना से भरी हुई एक सरकार केंद्र में बैठी होगी, तो आप क्या कर सकते हैं उस समय? इनका देश के फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में भरोसा नहीं, इनका डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं, इनका राज्य सरकारों को कैसे स्मूथली चलने दिया जाए और सहयोग किया जाए, उस काम में इनका भरोसा नहीं है। अभी तो सुनने में आ रहा है कि
आपने जो 2100 रुपये महिलाओं को जो देने की घोषणा की है, जब ये फाइल आपके एलजी के पास जाएगी तो क्या हो सकता है कि एलजी साहब उसको रोक देंगे? ऐसा भी कुछ है क्या, या वो सिर्फ आपकी अपनी योजना होती है? देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग भले उनके पास है, लेकिन पॉलिसी डिसीजन लेने के का जिम्मा, पॉलिसी पे बनाने का काम सरकार को ही करना है, चुनी हुई सरकार को। तो हमारी सरकार करेगी, केजरीवाल जी करेंगे उसको। अच्छा, वैसे एक चीज़ देखने में आया कि आप जब शुरू में जब आए राजनीति में, उस समय आप कांग्रेस के खिलाफ आए। मतलब कांग्रेस को आपने कहा कि वो पार्टी अच्छी नहीं है, वो पार्टी बुरी है, उन्होंने ये की नहीं किया, ये नहीं। उसके बाद अभी देखने में आया कि आप इंडिया गठबंधन में उन्हीं कांग्रेस के साथ आप रहे। ऐसा क्यों? देखिए, समय काल और परिस्थिति के हिसाब से कई बार आपको निर्णय लेना होता है। आज मौजूदा जो सरकार देश के अंदर चल रही है, वो भ्रष्ट भी है और समाज को बांटना भी चाहती है। हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेना चाहती है, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट लेना चाहती है। तो हमें तय करना है कि मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा कि नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। दुनिया का कोई भी मुल्क नफरत की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ पाया। देखिए इराक की क्या हालत हुई, देखिए पाकिस्तान की क्या हालत हुई, देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान की क्या हालत हुई, सीरिया की क्या हालत हुई, ट्यूनेशिया की क्या हालत हुई, लीबिया की क्या हालत हुई। अब देखिए ना, तो जहां भी डिक्टेटरशिप होगी, तानाशाही होगी, मजा तो बहुत आता है, लेकिन उसके खिलाफ विद्रोह भी मन में लोगों के पैदा होता है, और वो कई बार बहुत विस्फोटक हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छा जरिया है सरकारों को बनाने का और सरकारों को बिगाड़ने का। अगर हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो फिर विधानसभा में ऐसे पंजाब में देखा गया कि आपने कांग्रेस से अलग रहे, दिल्ली में भी आप कांग्रेस से अलग रहे, हरियाणा में भी अलग रहे, लेकिन बाद में ये देखा गया कि हरियाणा में अलग रहने का खामियाजा दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ा, कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा और आपको भी, क्योंकि जो देखिए, वोट का जो फिर मैं कह पोलराइजेशन। रहा हूं कि 144 करोड़ लोगों का ये देश है। आप उम्मीद करें कि पूरे देश में एक जैसा सब कुछ हो जाए, वो संभव नहीं। कहीं रणनीतिक रूप से हमें साथ लड़ना पड़ेगा, कहीं हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, लेकिन बड़ा मकसद क्या है? बड़ा मकसद है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को खत्म करना। तो सर अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पे चल रही है वो धीरे धीरे खत्म होगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी का एक आरोप है कि आप लोग जो है दिल्ली में तुष्टीकरण करते हैं, इमामों को, मौलवियों को आप तनख्वाह देते हैं सरकार की तरफ से, मंदिरों को और ग्रंथियों को छोड़ देते हैं। आपको पता ही नहीं है फिर इमामों की तनख्वाह कैसे लागू हुई है। इमामों की तनख्वाह लागू हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। लागू करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? मदन लाल खुराना। इमामों की तनख्वाह कहाँ कहाँ मिलती है? कर्नाटक में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है, हरियाणा में मिलती है। इमामों की तनख्वाह कितना कितना मिलती है? कर्नाटक में दिल्ली से ज्यादा तनख्वाह मिलती है, और भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। तो जो एक काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ है, जो काम तुम्हारे मुख्यमंत्री ने किया है, भाई साहेब सिंह वर्मा ने क्यों नहीं बंद कर दिया उसको? मदन लाल खुराना ने क्यों नहीं बंद कर दिया? सुषमा स्वराज ने क्यों नहीं बंद कर दिया इमामों की तनख्वाह? अब बताइए, ये एक दुष्प्रचार करने का एक तरीका है, और इसका ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जी, अभी वैसे पिछले दिनों देखा राज्यसभा में 2-3 मुद्दों पर आप बड़े मुखर थे, पूरा वीडियोस भी वायरल हुए। एक तो जो पूर्वांचल को आपने कहा कि रोहिंग्या बताया, और दूसरा कुछ केजरीवाल जी को लेकर बोला। ये दोनों मामले क्या थे, थोड़ा सा? देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, क्या है कि हम लोग किसी से डरने और दबने वाले लोग नहीं हैं। आपने मुझे 6 महीने जेल में रख लिया, हमारे नेता केजरीवाल को जेल में रख दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में रख लिया, सत्येंद्र जैन को जेल में रख लिया, हमारे परिवारों को प्रताड़ित किया। हम किस मानसिक यातना से गुजरे, या हमारा परिवार किस मानसिक यातना से गुजरे, उसका कुछ पता है? हमारे परिवार के लोग उस वक्त तकलीफ में रहे, पीड़ा में रहे, हमारे कार्यकर्ता दुखी रहे, हमारे चाहने वाले दुखी रहे। आपने हर तरह की यातनाएं दे दी। अब गालियां दे रहे हो आप एक भी चीज साबित नहीं कर पाए, और पार्लियामेंट में मैं बोल रहा हूं जेल क्यों गया, जेल क्यों गया, जेल क्यों गया। तो मैंने कहा सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको जेल में भेज दूंगा। भाई, अगर आपने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना एक चलन बना लिया है,
तो किसी को भी उठा के जेल में भेज देंगे। आपको 1 रुपए केजरीवाल जी के यहां से नहीं मिला, मनीष सिसोदिया के यहां से नहीं मिला, सत्येंद्र जैन के यहां से नहीं मिला, संजय सिंह के यहां से नहीं मिला। आपने हमें जबरदस्ती अपनी जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके, ईडी का दुरुपयोग करके जेल भेज दिया। बिना सैंक्शन के एक चीफ मिनिस्टर को उठा के जेल में भेज दिया। अभी आपने देखा होगा मामला सामने आया, आपका बयान भी आया था। इलीगल तरीके से आपने एक चीफ मिनिस्टर, वही सबसे देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आपने पकड़ के जेल में भेज दिया, और पार्लियामेंट में वहां पे खड़े होकर चिल्ला रहे हो जेल क्यों भेज दिया, जेल क्यों गए, जेल क्यों गए, अरे बताओ जेल क्यों गए। तो मैंने उस पर कहा कि भाई जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखोगे। तो उसके बाद चलिए फिर बात चल रही है, तो वहां केजरीवाल को लेके नारे लगा रहे हैं, तो मैंने नरेंद्र मोदी को लेके नारे लगाए। तो कई बार क्या होता है कि एक बुजुर्ग ने समझाया अपने मुरीद को, अपने शिष्य को, कि भाई कभी भी अपनी माँ को गाली मत देना। तो उसके शिष्य ने कहा कि हम अपनी माँ को कहाँ गाली देते हैं गुरुवर, ये आप कैसे कह रहे हैं। बोले किसी दूसरे की माँ को भी गाली मत देना, अगर दोगे तो बदले में वो तुम्हारी माँ को गाली देगा, तो कहीं ना कहीं तुम भी अपनी माँ को गाली दे रहे हो। तो दूसरे की माँ को गाली देना भी अपनी माँ को गाली देने जैसा है। तो आप अगर हमारे सामने केजरीवाल जी को गालियां दे रहे हैं तो इसका मतलब आप नरेंद्र मोदी जी के गालियां सुनना चाहते हैं। मतलब जैसे आप बिल्कुल आपके भाई हमारी पार्टी के मुखिया हैं जी, अगर आप उनको गालियां दे रहे हैं हमारे सामने, तो जवाब तो तो हमारे सामने दो रास्ता है, या तो मैं उन गालियों को सुनता रहूं। चुपचाप। तो आपने देखा होगा मैंने 1-2 बार समझाने के लिए कोशिश किया। जी, 120 लोग मेरे अकेले के खिलाफ खड़े थे, लेकिन 120 लोग। आप अकेले ने दबा दी सबको। ये तो ईश्वर की कृपा है, वो दबाता है, वो उठाता है, हम लोग कुछ नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं समझना चाहिए कि यार ये छोटी पार्टी है तो चलो इसको रगड़ दो, इसको दबा दो, इनके नेताओं को गाली दो, अपमानित करो। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है। उस दिन मैंने अपनी ओर से कुछ, मैं तो शुद्ध रूप से संविधान के ऊपर बोल रहा था। आप मेरी स्पीच सुनिए, मैं 6-7 मिनट तक संविधान के एक एक प्रेम्बल के एक एक बात के ऊपर मैं अपनी बात रख रहा था। उन लोगों ने शुरू किया हंगामा। अब ऊपर से वो कह रहे हैं कि देखिए दिल्ली में कहीं रोहिंग्या के भरोसे तो नहीं जीते। तो मैं नाम पढ़ रहा हूं कि भाई इनका नाम राम सिंह है, राम है, छोटे लाल वर्मा है, सुनीता है, आदर्श द्विवेदी है, पांडे है, ये सब बताइए ये सब क्या रोहिंग्या है। आप हमारे पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कह रहे हो, बांग्लादेशी कह रहे हो। हम लोग अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। 30-30, 40-40 साल से हम आके यहाँ पे अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, हम रोहिंग्या हो गए। आप हमारे नाम कटवाएंगे घूम घूम के। शाहदरा में एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने 11,000 नाम कटवाने की एप्लीकेशन दी। तुगलकाबाद में एक बूथ पे 117 नंबर बूथ पे 1300 वोट में 554 वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी। बताइए ये सवाल उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। आप चुनाव में ही घपला कर लेंगे। 46 लाख वोट महाराष्ट्र में जोड़े गए, 46 लाख वोट काटे गए और 75 लाख वोट जोड़े गए। 6 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है और 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है। आप 46 लाख वोट कटवा दे रहे हैं, 75 लाख वोट नए जोड़ दे रहे हैं। क्या यह सामान्य रूप से देखने से नहीं लगता है कि इसमें बड़ा घोटाला और घपला हुआ है? यही काम आप दिल्ली में करना चाहते थे। हमने पकड़ लिया तो जेपी नड्डा साहब नाराज हो गए, कहते हैं रोहिंग्या के भरोसे। अरे भाई एक चीज आप मुझे बताइए, मैं बड़ी सामान्य सी बात पूछ रहा हूं आपसे। बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है? त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की, नरेंद्र मोदी जी की। 10 साल से हिंदुस्तान में सरकार किसकी है? महामानव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो कहते हैं मैं इंसान नहीं हूं, अवतार हूं, बड़ा शक्तिशाली हूं, बड़ा बलशाली हूं। तो आप बताइए, एक आदमी सीमा पार करके बांग्लादेश की, त्रिपुरा पार करके, बंगाल पार करके, आसाम पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप 10 साल से घास छील रहे थे।
आप इंतजार कर रहे थे कि जब 2025 का चुनाव आएगा तो रात में हमको सपना आएगा, तब हम बांग्लादेश बांग्लादेश चिल्लाएंगे। दिल्ली के लोग घास खाते हैं, इनको अकल नहीं है, इनको समझ नहीं है। आप इंतजार कर रहे थे 2025। अगर यहां पे बांग्लादेशी हैं तो आपने उनको भगाया नहीं। कौन भगाएगा? केजरीवाल भगा सकते क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इतने बड़े पत्रकार हैं आप, बताइए मुझे। बिल्कुल सही। एक बांग्लादेशी, अगर यहां बांग्लादेशी छोड़िए, नाइजीरिया का आदमी मिल जाए, जर्मनी का आदमी मिल जाए, एक भी अवैध नागरिक हिंदुस्तान की धरती पे मिलेगा तो उसको कौन भगाएगा? डिपोर्ट कौन करता है? विदेश मंत्रालय करता है, बिल्कुल। अमित शाह जी करेंगे, मोदी जी करेंगे। आपने 10 साल में एक भी बांग्लादेशी को दिल्ली से, हिंदुस्तान से बांग्लादेश भेजा? 10 नाम बता सकते हैं बीजेपी के लोग? और मैं आपको बता रहा हूं, 2022 का एक ट्वीट है, कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं। 2022 का एक ट्वीट है हरदीप पुरी जी का। वो कह रहे हैं बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में मैं बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाऊंगा। ये मोदी सरकार की पॉलिसी है। हाँ, अभी कभी उस पर और उनको 24 घंटे पुलिस की सुरक्षा मिलेगी। ये किसने बोला? हरदीप पुरी ने बोला। और आगे चले जाइए आप, 50 साल जब बांग्लादेश की आजादी के पूरे हुए तो शेख हसीना ने केजरीवाल को बुलाया था? नहीं। किसको बुलाया था? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया था। और मोदी जी ने जाके क्या बोला था वहां पे? कि मैं बांग्लादेश की आजादी का योद्धा है, मैं बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिए हूं, मुझे 2 दिन जेल हुई थी। तो आप बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, आपकी पार्टी यहां बांग्लादेशी बांग्लादेशी कर रही है। और भी छोड़ दीजिए आप, और आगे बताता हूं आपको। आपका इतना प्रतिष्ठित पत्रकार है, अखबार है, इसके जरिए लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। गोड्डा में, झारखंड में एक पावर प्लांट है अडानी का, नरेंद्र मोदी जी के मित्र का, और वहां से बिजली सप्लाई होती है बांग्लादेश को, हजारों करोड़ की बिजली। एक भी बीजेपी वाले के मुंह से आपने सुना कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उस बांग्लादेश को अडानी बिजली सप्लाई बंद करे? एक का नाम बता दीजिए आप, सिंगल एक का नाम बताइए आप। मैं कह रहा हूं बीजेपी आंदोलन करे, मैं बैठूंगा उसके साथ। मैं बोल चुका पार्लियामेंट में, जो हमारे हिंदू भाइयों के घर उजाड़ रहा है उसके घर तुम रोशन कर रहे हो, उसी के पैसे से पार्टी चला रहे हो और हमें सिखा रहे हो। तो दिल्ली के लोग समझदार हैं। मैं तो चाहता हूं कि ये मुद्दा ये बार बार उठाए, हम इनको एक्सपोज करेंगे। मैं तो यात्रा निकालने जा रहा हूं, पूर्वांचल भाइयों के बीच में जाऊंगा। आप हमारे यूपी बिहार के लोगों को, जिनका नाम राम है, राम सिंह है, छोटे लाल वर्मा है, आप उनको कह रहे हैं ये रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं गुस्से में वो बात बोला कि भाई आप ऐसे अपमानित नहीं कर सकते हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, वो बांग्लादेशी नहीं है। जब आप 6 महीने जेल में रहे, आप लोग भगत सिंह को बड़ा मानते हैं, तो मुझे जैसा लगता है कि 6 महीने के बाद, जेल के आने के बाद आप ज़्यादा आक्रामक हो गए। तो इस 6 महीने के दौरान आपने क्या सोचा और क्या प्लान किया, क्या लगता है? देखिए सर, आप एक चीज बताइए ना, आप क्या कर लेंगे और ज्यादा हमारा? आपने मुझे जेल भेज दिया, मैंने जिंदगी में 25 पैसे की बेईमानी नहीं की है, कभी जिंदगी में कोई बेईमानी नहीं की, 1 रुपए की रिश्वत कभी किसी से नहीं मांगी। आपने मुझे उठा के जेल में भेज दिया। हम लोग, हमारे पिताजी सुल्तानपुर में इंटर कॉलेज में टीचर थे, रिटायर हो गए। माँ हमारी जूनियर हाई स्कूल की टीचर थी। सामान्य परिवारों से हम लोग पले बड़े, संघर्ष करके कैसे यहाँ पहुंचे। आप अपमानित कर रहे हैं हम लोगों को, झूठे मुकदमे लगा के, फर्जी बेबुनियाद बातें करके, दिन रात गालियां देके। कहीं ना कहीं इसका दर्द तो होता है। आपने कोई गुनाह किया हो, आपको जेल भेजा जाए, आपने कोई गलती की हो, आपको प्रताड़ित किया जाए, ठीक है, होता है, होना चाहिए। लेकिन आपने कोई गुनाह, कोई गलती किया नहीं, आपको उठा के जेल में भेजा जा रहा है इसलिए कि इसकी राजनीति खत्म कर दो, ये पार्टी खत्म कर दो। ये लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, ये तो ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए ये तो अच्छा नहीं। जी। और मैं 6 महीने जेल में था, हर दिन
सुबह उठ के एक ही बात सोचता था कि जिस दिन निकलूंगा उस दिन इनको और मजबूती से जवाब दूंगा। और आपको याद होगा जेल से बाहर आके मैंने एक ही बात कहा था कि जश्न का नहीं जंग का वक्त है, क्योंकि उस समय हमारे नेता केजरीवाल साहब जेल में थे, सिसोदिया जी भी जेल में थे, सत्येंद्र जैन जेल में थे, और फिर हमने जितनी लड़ाई लड़ सकते थे, जितनी ताकत थी उतनी लड़ाई लड़ी। अच्छा वैसे आप और इससे भी ज्यादा मैं कहता हूं, इससे भी ज्यादा मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति के मृत्यु का समय तय है। खरबों रुपए और पूरी ताकत नरेंद्र मोदी जी लगा लें, वो हमारे जीवन का 1 मिनट कम नहीं कर सकते। खरबों रुपए और पूरी ताकत नरेंद्र मोदी जी लगा ले तो 1 मिनट हमारी जिंदगी का बढ़ा नहीं सकते। तो डरना किस बात का है? आप बताइए मुझे। जी मतलब आप अक्सर एक ना गीत गुनगुनाते हैं जो आप कार्यकर्ताओं में बल्कि दिल्ली के लोगों को भी बड़ा जोशीला करता है, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप हाँ, वो हमारे आंदोलन का गीत है और अक्सर हम लोग उसको दोहराते हैं। सब लोग मिल के सामूहिक रूप से गाते हैं वो गीत। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मुझे न जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो। बस अब मैं रैपिड फायर में कुछ लोगों के बारे में एक वाक्य में आपसे चाहूँगा कि एक शब्द में आप बोले उनके बारे में आपकी जो राय है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, देश के सबसे लोकप्रिय नेता जो जनता के लिए काम करने वाले हैं। मनीष सिसोदिया जी, अच्छे शिक्षा मंत्री जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन किया। चीफ मिनिस्टर आतिशी जी, बहुत ही सुलझी, समझदार, योग्य, और जितना भी समय उनको मिला काम करने का उन्होंने अच्छा काम करके। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, अमित शाह जी क्या बोले उनके बारे में। मेरी धारणा तो यही है कि भाई दुर्भावना से काम करने वाले राजनेता हैं। दिल्ली क्या है आपके लिए? देखिए, दिल्ली देश का प्रतिनिधित्व करता है। दिल्ली अलग अलग भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं। तो दिल्ली बेहतर रहे, दिल्ली खूबसूरत रहे, दिल्ली दिल वालों की रहे, दिल्ली आगे बढ़ती रहे, तो इससे कहीं ना कहीं देश का कद बढ़ता है, देश का मयार बढ़ता है। तो दिल्ली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए केजरीवाल जी के साथ मिलके हम सब लोगों को दिल्ली की बेहतरी के लिए हमेशा काम करते रहना है। तो पंजाब केसरी पॉडकास्ट में आज आप मिले सांसद संजय सिंह जी से, जिन्होंने बड़े जोशीले अंदाज में अपनी बातें रखी। देखते रहिए पंजाब केसरी।